हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सुनते हैं आज की कहानी। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से। बस 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा। इतना कहकर अनूप ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राघव जी और उनकी पत्नी माला ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल लिया, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। माला ने भावुक होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। भोलू भी तो अब बोलने लगा है ना। राघव जी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर उन्होंने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी अब आ जाओ, तो मैं तो नहीं आता। 5 साल में एक बार भी बेटे बहू ने नहीं बुलाया। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे तो बुलाते कैसे, और हम लोगों की देखभाल कैसे करते? दोनों को तो ऑफिस जाना होता है, खाली घर में हम करते भी क्या? ठीक है, अब तो बुला लिया ना, पत्नी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी तो ज़्यादा टेंशन मत करना। दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ, चलो प्लेटफार्म आ गया है, राघव जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे में रख दी। 5 साल अपने बेटे अनूप और विशाखा ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। राघव जी और माला को जब पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए। अब 5 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया तो उसने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में ही किया था। बहुत मनाया, कई बार उन्होंने दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राघव जी और माला ने पार्टी में दिल्ली आने का मन ही बना लिया था, लेकिन पक्का निर्णय उस समय भी नहीं किया था। जब 2 साल के नन्हे भोलू ने अपनी तोतली आवाज़ में दादा दादी को इनवाइट किया तो सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राघव जी ने माला को हाथ पकड़कर प्लेटफार्म पर उतारा और अनूप को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफार्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में आ जाओगे? ओफो पापा, बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, अभी 10 मिनट में आता हूँ। तुम अभी तक नहीं निकले? तुम तो बोल रहे थे स्टेशन पर मिलोगे। पापा, मुझे फाइल साइन करानी थी तो रुकना पड़ा। राघव जी स्वयं को संयत रखते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। तभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं। अभी आधा घंटा लगेगा, पहुँचेंगे करीब 1 डेढ़ घंटे में। ऑफिस यहाँ थोड़ी रखा है, हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, माला ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा अनूप का पक्ष लेती हूँ। अरे जब मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती है। राघव जी बोले, छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएंगे बस। माला जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे चौके, और राघव जी झुंझलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? माला जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफार्म एक इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। राघव जी ने सूट के घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राघव जी ने फिर अनूप को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ। अनूप का जवाब था, अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएंगे। राघव जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम 7 बजे से है, माला ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि राजन जी ने फिर अनूप को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रहे और कोई उत्तर ना मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राघव जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। माला ने राघव को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए? आधे घंटे में आने को बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है, यह क्या तरीका है? राघव जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। राजन जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? अनूप ने उत्तर दिया। पापा सॉरी,
मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं विशाखा को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है, करो। अब हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राघव जी ने कहा और फिर माला जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते फिर 1 घंटा बीत गया और लगभग 2 बजे भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें अपने घर का पता भी तो नहीं है बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। भूख जोरों की लग रही है। अतः आप सब कुछ भूलकर राघव जी ने पूड़ी आलू खाए, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतज़ार करने लगे। 2:45 बज चुके थे पर अभी तक कोई नहीं आया था। राघव जी ने फिर फ़ोन किया तो अनूप ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि विशाखा आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर अब घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी विशाखा से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। लगभग 20 मिनट बाद फिर अनूप का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, विशाखा पहुँच रही है अभी। आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच जाइए। राघव जी ने झटपट उर्मिला को उठाया और अपनी अटैची बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी किसी ने सुध तक नहीं ली है। इन लोगों का। तुम्हें क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? पत्नी के चेहरे की ओर देखकर राघव जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। माला ने दर्द के कारण कठिनाई से कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना। जब बहू आएगी तो वही बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछ ही नहीं रहे अनूप से, राघव जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम आए। माला को बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे। अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर माला बैठ गई। राघव जी ने बहू का फ़ोन नंबर पूछने के लिए अनूप को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। थककर वह भी एक कोने में बैठ गया। शाम के 4:30 बज चुके थे। माला के चेहरे से पता लग रहा था कि तकलीफ बढ़ रही है। अब राघव जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर उन्होंने अनूप को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर से ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं अनूप का पापा बोल रहा हूँ। तुम विशाखा हो ना? यस, मैं विशाखा बोल रही हूँ, पर मैं आपको तो नहीं जानती। और यह अनूप कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया। राघव जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अनूप के नंबर पर उससे बात हो रही थी, पर अचानक यह रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव झलक रहे थे। माला भी अब कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूर पर एक मेडिकल स्टोर तक पहुँचे, लेकिन उसने बिना डॉक्टर की पर्ची कोई भी दवा देने से इनकार कर दिया। पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राघव जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से अपने बेटे अनूप को फ़ोन किया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि सॉरी, रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। रुआसा चेहरा फिर लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। माला अभी भी कराह रही थी। राघव जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अनूप? राघव जी ने भी कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? उसने हाँ में सिर हिलाने के बाद माला ने फिर से पूछा, कितनी देर में? कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूं। पता नहीं क्या हो गया अचानक। माला की बात काटते हुए राघव जी उन्हें उठाने लगे। अरे अनूप कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? उनको आने दीजिए, वही दिखा देगा।
माला ने कहा। माला चलने को हुई पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही है। अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ, राघव जी ने कहा। नहीं, रहने दो, मुझे लिटा दो बस। माला ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़क पड़ी। राघव जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे माला को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और ना चाहते हुए नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राघव जी की आंखों में माला के दर्द से डूबे चेहरे पर पड़ते ही आंखें भर आईं। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वह रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? राघव जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? या दिल्ली है आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। या दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। राघव जी उसकी बात को याद करके सोचते हुए माला के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर राघव जी को पर्चा पकड़ा दिया। राघव जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फीस। आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। राघव जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर राघव जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। सहायक अभी तक पास खड़ा था। उसने राघव जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज ही सुबह। तो राघव जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफार्म से वापस आ जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिन तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता दे दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगा। वह बात पूरी नहीं कर पाया कि राघव जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। माला को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की और वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफार्म पर लग गई थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठकर सहायक जी ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल माला से को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफार्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी फ़ोन की घंटी सुनकर राघव जी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अनूप फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राघव जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेज़ी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगा। तो कैसी लगी यह स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।